हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमपी डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे जांची जाती हैं, क्या चीज़ें देखकर आपको नंबर मिलते हैं, कितने मार्क्स में पास होते हैं और रिज़ल्ट कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें बेसब्री से वेट रहता है वो रहता है रिज़ल्ट का, कि हम लोग जो भी लिख के आए हैं, जो भी करके आए हैं एग्ज़ाम में, तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, हमको अच्छे नंबर मिलेंगे या बुरे नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो उसी पर है। जो भी आप अपने एग्ज़ाम में करके आए उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या अगर आप आगे चल के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दिए ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की आप नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जो आपका डीएलएड का मार्किंग सिस्टम है वो क्या है, और ये लेटेस्ट सिलेबस पे आपका बेस है। आप लोगों को पता है जो एमपी डीएलएड का सिलेबस है वो चेंज हो गया है। सिलेबस चेंज हुआ है तो आपका मार्किंग सिस्टम भी चेंज हो गया है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए। अब आपके 10 सब्जेक्ट हैं। तो ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, सेकंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो मैं ऊपर आई कार्ड पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग वो वीडियो चेक कर लें। तो जो ये चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ वो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डीएलएड के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमपी डीएलएड से डीएलएड कर रहे हैं तो आपका ये जो चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है जो आपका फर्स्ट ईयर है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 थ्योरी सब्जेक्ट हैं और आपके 4 प्रैक्टिकल हैं। तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके 4 प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जो आपके टोटल मार्क्स के होते हैं 850 मार्क्स के होते हैं। आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो 850 मार्क्स के होते हैं। ये जो 4 प्रैक्टिकल हैं इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसकी बात करूँगी। तो आपकी जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो टोटल 850 मार्क्स के होते हैं और जो वो आपके 850 मार्क्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, थ्योरी और इंटरनल में। तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं जो आपको कॉलेज से है ना प्रोवाइड होते हैं, आप लोगों को कॉलेज वाले जो असाइनमेंट देते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपके 305 मार्क्स के होते हैं, यानी 305 मार्क्स के होते हैं। और आपके जो थ्योरी होता है जिसका आप एग्ज़ाम देते हैं रिटर्न वो आपका 545 मार्क्स का होता है। तो ये है आपका फर्स्ट ईयर का मार्किंग सिस्टम। अब मैं आपको बताती हूँ आपका सेकेंड ईयर का मार्किंग सिस्टम क्या है। तो आपका सेकेंड ईयर का मार्किंग सिस्टम है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 8 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और आपके 4 प्रैक्टिकल हैं। जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं 8, उसमें आपको टोटल 700 मार्क्स हैं, उसके वो 700 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं। टोटल जो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 700 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसमें आपका जो थ्योरी होता है उसमें मीन्स जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं रिटर्न तो वो आपका 470 मार्क्स का होता है टोटल करके। और जो आपका इंटरनल होता है मीन्स आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉलेज से असाइनमेंट्स मिलते हैं वो आपके 230 मार्क्स के होते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं थ्योरी के मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। तो ये हो गया आपके सेकेंड ईयर का मार्किंग सिस्टम। तो इसी के हिसाब से आप लोगों की मार्किंग होती है। अब मैं आगे चल के आप लोगों को टोटल बताती हूँ जो आपका डीएलएड का कोर्स होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का रहता है। इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल का नहीं बताया, जो आपके 4 प्रैक्टिकल हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसके मैंने आपको मार्क्स नहीं बताए कि क्या कितने होते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि उसके मार्क्स कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने
चार्ट बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसमें टोटल थ्योरी आपकी 850 मार्क्स की होती है, जो मैंने आपको बता दिया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और आपके सेकेंड ईयर में 700 मार्क्स की थ्योरी होती है। अब बात आती है प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल की। जो आपके 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं आपके मेन सब्जेक्ट के अलावा, तो फर्स्ट ईयर में वो 300 मार्क्स के होते हैं और सेकेंड ईयर में 550 मार्क्स के होते हैं। और आपकी जो फर्स्ट ईयर का जो टोटल होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, वो होता है 1150 और आपकी सेकेंड ईयर का टोटल होता है 1250। तो मतलब आपका जो टोटल डीएलएड का कोर्स होता है वो थ्योरी का होता है 1550, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल का होता है 850 और टोटली होता है आपका 2400 मार्क्स, यानी 2400 मार्क्स का आपका टोटल डीएलएड का कोर्स रहता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि ये आपका जानना है ज़रूरी, अगर आप एक डीएलएड स्टूडेंट है और अगर आप एमपी से डीएलएड कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले वाली अपनी वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो आपके पासिंग मार्क्स रहते हैं वो 40% रहते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको पता है, आप कोई से भी कोर्स करें, आपके जो पासिंग मार्क्स रहते हैं, जो पासिंग का क्राइटेरिया होता है वो 40% का होता है। तो आपका जो भी परसेंटेज इससे निकलता है, टोटल जो रिजल्ट आपका बनता है वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए मिनिमम, तब जाके आप पास माने जाते हैं। अगर आपका 40 से कम है तो आप समझिए फेल हो गए, अगर आपके 40 हैं तभी आप पास माने जाएंगे। तो आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है डीएलएड में वो आपका 40% रहता है। तो आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप सभी टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोगों के 40% से कम आए। उम्मीद है कि आप लोगों के 40% से ज़्यादा ही आए और आप लोग मेहनत भी करेंगे कि आपकी जो 40% हो उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए, आपके 40% से ज़्यादा ही आपका परसेंटेज बने डीएलएड का। नहीं तो फिर आपकी जो मार्कशीट होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर आपने डीएलएड तो आप कर लेते हैं, लेकिन 40% से जो कम होता है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आगे चल के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसका अलग क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों को कितना परसेंटेज होना चाहिए आप लोगों का, तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सभी का जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो अलग रहता है, सीटेट का अलग रहता है, टीएट का अलग रहता है। आप जो भी टीएट देने वाले हैं तो सबका जो क्राइटेरिया होता है अलग रहता है। 40% से नीचे कोई भी अलाउ नहीं करता है कि आप लोग है ना वो एग्ज़ाम क्लियर करें या वो एग्ज़ाम में बैठ सकें। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके 40% से ज़्यादा ही हों। तो ये बात तो हो गई सारी चीज़ों की। अब मैं आपसे मेन बात करती हूँ कि आपके मार्क्स होते हैं वो किस बेस पर मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी कॉपीज चेक होती हैं वो किस बेस पर होती हैं, आपको मार्क्स किस बेस पर मिलते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इंग्लिश ओनली। यहाँ मैंने ब्रैकेट में अलग लिखा है इन इंग्लिश ओनली। आप एमपी डीएलएड के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो वो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही मैटर करता है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं वो थोड़ा बहुत आप लोगों को चल जाएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक हुए तो उसके ज़रूर मार्क्स कटते हैं। फिर दूसरा है वर्ड्स लिमिट। तो आप लोगों को पता है, जब आपका एग्ज़ाम पेपर या क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको इंस्ट्रक्शन में साफ दिया रहता है कि जो आपकी वर्ड्स लिमिट है वो कितने मार्क्स में कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग जब एग्ज़ाम लिखते हैं, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आप लोग ध्यान रखा करिए कि आपकी वर्ड्स लिमिट सही हो। अगर आप 2 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपका वो जो 2 मार्क्स का आंसर है वो 3 लाइन से ज़्यादा, 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पेज भर के लिख देते हैं आंसर, लेकिन क्या हो जाएगा उससे आपको 2 मार्क्स ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। अगर आपको पेज भर के लिखना है तो आप 5 मार्क्स का है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें लिखिए। आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, इससे इम्प्रेशन भी गलत पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो भी आपका कॉपी चेकर होता है, जो भी आपका, उसने आप लोगों को नहीं देखा है,
तो उसने आप लोगों को नहीं देखा है, वो जो भी देख रहा है आपकी कॉपी ही देख रहा है कि आपकी कॉपी किस टाइप की है, वो उसी के हिसाब से आपको जज करता है। इसलिए आप लोग वर्ड्स लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखिए, जितना बोला है उतना लिखिए। 2 मार्क्स में तो बिल्कुल पेज भर के मत लिखिए, लिखना है आपको ज़्यादा तो आप 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में लिखिए, क्योंकि इससे सामने वाला जो आपका कॉपी चेक करता है उस पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो जो भी कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि हमें बहुत सारा आता है या हमें बहुत सी नॉलेज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपका इंप्रेशन गलत ही जाएगा और आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, जो आपके आगे के क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत चेक होती है। फिर थर्ड है प्रेजेंटेशन शुड बी A1। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी A1 होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपकी राइटिंग अच्छी है या बुरी है, आपकी राइटिंग कैसी भी हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपने अच्छे से लिखी हो, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो देखने में कि आपने कौन से क्वेश्चन का कहाँ आंसर लिखा है। तो हर चीज़ को आपको मैनेज करते हुए चलना है और आंसर ऐसे लिखना है कि उसको समझ में आए। ठीक है, आपकी जो भी राइटिंग है वो ऐसी लिखिए कि उसको समझ में आए, जिससे वो ईज़िली आपकी कॉपी चेक करे और जिससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। फिर डायग्राम हेडिंग इफ़ रिक्वायर्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी आपका क्वेश्चन आया है उसमें आप पहले देखिए कि आप इसमें कोई डायग्राम बना सकते हैं। तो अगर आप उसमें कोई डायग्राम बना सकते हैं तो वो ज़रूर बनाइए, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो देखता है आपका लिखा हुआ, बाद में देखेगा, वो पहले डायग्राम पे नज़र मारेगा कि आपने डायग्राम कैसे बनाया। उसको डायग्राम ठीक ठाक लग गए तो आपको वहीं मार्क्स मिल जाएंगे, वो पढ़ेगा भी नहीं कि क्या है। इसलिए आपके डायग्राम्स हो सके अगर जहाँ भी आपको ज़रूरत लग रही है वहाँ डायग्राम ज़रूर बनाएं और हर चीज़ की हेडिंग लिखिए साफ साफ बड़ी बड़ी, कि उसको प्रॉपरली दिखे कि आपने कहाँ क्या लिखा है। हेडिंग बहुत मैटर करती है जब भी आप लिखते हैं तो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंटेशन का। हो सके तो मैं आगे चल के आपको एक पूरी कॉपी बताऊंगी प्रेजेंटेशन की कि कैसे आपको आगे चल के प्रेजेंटेशन देनी है। तो उस वीडियो का वेट करिए, मैं हो सके तो वो वीडियो आपसे कभी शेयर करूंगी। तो चलिए इसमें आगे देखने, कॉपी शुड बी क्लीन विदाउट एनी मार्क्स और कट्स। और जो आपकी कॉपी है, जो आपकी आंसर शीट होती है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, कोई भी पेन का निशान नहीं होना चाहिए, कुछ भी कट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपकी जो कॉपी है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। और बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप उसको एकदम डार्क करके है ना कट मत करिए, 1 लाइन से कट कर दिए ताकि वो ख़राब ना लगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और जो लास्ट चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊं, आंसर कैन बी इन ओन वर्ड्स बट इट शुड बी करेक्ट। यहाँ मैंने लिखा है जो आपके आंसर्स है वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके वहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि आपने बुक से कितने लिखा, वो आपकी सिर्फ समझ देख रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस देख रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हैं और उसका आंसर कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप आंसर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। मीन्स जो आपसे पूछा जाए आप उससे रिलेटेड ही बताएं, इधर उधर का नहीं बताएं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो आंसर हैं वो आपके ओन वर्ड्स में यानी आपके खुद के वर्ड्स में हो सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। हर कुछ कोई भी कहानी नहीं लिखना है, इससे भी गलत इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।